Today we'll be learning data flow diagram, data element dictionary. So before this, we have learned about decision tree, decision table, how it works, how the conditions or rules are converted in the form of either table or decision tree that we have taken care of. Now today we'll be learning what are data flow diagrams and what are data element dictionaries. Okay. So what is DFD? A data flow diagram is a tool for charting the flow of data. जब हम सिस्टम बनाते हैं तो एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक तक डेटा किस तरीके से मूव अप होगा, how it will transform, what will be the input, how the process will be done, and what will be the output. That output of one process, how it will go as an input of another process, cumulative or interactively, how they will work, all is done through data flow diagram. So DFD or data flow diagram, they have certain symbols like external entity, processes, data flow stores, and data flow. Okay. So now what are these elements or symbols that are used in DFD? We'll see in details. ओके तो डीएफडी जब भी बनाना है आपको, जैसे हमने फ्लो चार्ट देखा था, तो फ्लो चार्ट में कैसा था कि पूरा फ्लो ऑफ सिस्टम दिखाई देता था, बट उसमें भी आपको जैसे प्रोसेसेस क्लियर अप होती थी, बट कौन यूजर है, कौन प्रोसेस है, कौन इंटरेक्शन कब करने वाला है, ये उतना क्लियरली मेंशन नहीं होता था. तो जब भी हम डीएफडी यूज करेंगे, ऑल द एसेंशियल कंपोनेंट्स एंड हाउ दे आर इंटीग्रेटेड इन अ सिस्टम टुगेदर, they are represented very nicely in DFDs. Okay. सो डीएफडी में हम क्या, डीएफडी जैसे ही बनता है या डीएफडी बनाते समय सिस्टम एनालिस्ट को ये सीधा बहुत क्लियरली समझ में आता है कि डेटा कहाँ से आएगा, what happens to the data as it flows through the system, where data goes, डेटा कहाँ स्टोर होने वाला है, कहाँ एज अ आउटपुट रिपोर्ट जनरेट होने वाला है, कहाँ कहाँ उसका मॉडिफिकेशन या अपडेशन होने वाला है, और फाइनली जाके डेटा किस डेटाबेस में स्टोर होगा, वो कौन से सर्वर पे स्टोर होगा. ये सारी चीजें अगर किसी का वेरिएबल में भी स्टोर होगा तो कहाँ पे क्या किस तरीके से वर्कआउट होगा, it is very clearly explained in data flow diagrams. So now, if a bigger system, when we design a first diagram, जिसमें ओवरऑल पूरे सिस्टम का ओवरऑल व्यू अगर क्रिएट होता है, तो दैट डायग्राम इज कॉल्ड एज कंटेक्स्ट डायग्राम. अब इस कंटेक्स्ट डायग्राम के छोटे छोटे पार्ट्स हम लेंगे और इसको अगर हम इलेबरेट कर रहे हैं, तो दैट इज व्हाट वी आर डूइंग. वी आर डिस्ट्रीब्यूटिंग दैट और डिवाइडिंग दैट मेन सिस्टम इनटू स्मॉल कंपोनेंट्स or small parts which may interact with each other or can be developed parallelly. So जब तक के हम उसको स्प्लिट अप करते जाते हैं उस सिस्टम के हर एक छोटे छोटे हिस्से को, और सब डिवाइड करते जाते हैं, और तब तक ये करते रहते हैं जब तक कि हमको ये क्लियर नहीं हो जाता कि कौन सी प्रोसेस काय के लिए है, उसका इनपुट क्या रहेगा, उसका प्रोसेसिंग मॉडल क्या रहेगा, उसका आउटपुट क्या रहेगा. तब तक के ये पूरा डिवाइडिंग ऑफ अ मेन सिस्टम इनटू इट्स सब पार्ट्स कंटिन्यूड रहता है, और ये सारा हम सिंगल स्क्रीन में बिठाने की कोशिश करते हैं. सो दैट इज इन द सीरीज ऑफ दैट इज कॉल्ड एज यू आर डेवलपिंग अ डीएफडी. अब डीएफडी में ऐसा हो सकता है कि इट इज लाइक, अगर हम बहुत डिटेलिंग में काम कर रहे हैं तो इट मे हैपन कि लाइक अभी नेक्स्ट क्या, तो वो एक पेज में तो नहीं आएगा, फिर आपको उसका कनेक्टिविटी नहीं समझ में आएगा. तो उसमें क्या करते हैं कि जो मेन डायग्राम है उसको हम पेरेंट डीएफडी बोलेंगे, और उसके एक एक कंपोनेंट को जो इलेबरेट हुआ है इन फ्यूचर उसको हम चाइल्ड डीएफडी बोलेंगे. ओके. सो नाउ पेरेंट डीएफडी कंटेन्स मेजर प्रोसेसेस जो जनरल इवेल्युएशन के साथ वर्कआउट होगी, और चाइल्ड डीएफडी में
जो इंडिविजुअल सब सिस्टम्स है उसको हम डिटेलिंग करते हैं. So, what is the use of DFD? It is treated as a documentation technique. आपको क्लियर होता है कि क्या सिस्टम किस तरीके से काम करने वाला है. So it helps to have a communication amongst analysts, programmers और user. जब भी हम डेटा फ्लो डायग्राम देखेंगे तो कहाँ से कौन कौन किस तरीके से इंटरेक्ट करेगा, डेटा कैसे इंटरेक्ट करेगा, all the things are discussed in it. So now when suppose I'm dividing or deciding ki how the component should be. So I need to draw the DFD. So when I am drawing a DFD, what guidelines I should follow? So पहला है कि हमको एक context diagram बनाना चाहिए जिसमें हम overall एक rough system का creation करेंगे और फिर लेफ्ट साइड से मतलब स्टार्ट से या सोर्स से पेपर पे हम सीक्वेंस ड्रॉ करना शुरू करते हैं ताकि हम ड्रॉ करते करते राइट हैंड साइड के पेपर तक पहुंचे. और जब हमको ऐसा कहीं स्टकअप हो कि लाइक अब नेक्स्ट क्या, तो क्या हम बैक ट्रैकिंग कर सकते क्या, या कोई और दूसरे रिवर्स डायरेक्शन में जाके कोई दूसरा अल्टरनेटिव पाथ सिलेक्ट कर सकते क्या. कभी कभी ऐसा रहता है कि हम डेस्टिनेशन से सोर्स पे जाते हैं तब हमारा कुछ जो स्टकअप नेस है, कुछ प्रोसेसेस में हमको जो क्लैरिटी नहीं है वो भी क्रिएट होता है कभी कभी. और स्टार्ट इन द मिडल एंड देन वर्क इन आइदर फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन टुवर्ड्स सोर्स एंड टुवर्ड्स डेस्टिनेशन. सो जो ड्रॉ हम जो पहला वाला डीएफडी डालते हैं ना, that is a rough draft, very initial draft. So after certain revisions, जितना जितना रिवीजन होता जाता है वो डीएफडी उतना फाइन होते जाता है. एंड फाइनली जब एक्सेप्टेंस पे बात आती है, so that DFD is having all the resolved issues in it. Okay. जैसे जनरली हम डीएफडीज में कुछ जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन हैं वो नहीं दिखाते, लाइक हाउ द सेंसिटिव डेटा विल पास, बिकॉज कुछ चीजें ऐसी होती है कि जो हर किसी को पता नहीं होनी चाहिए. तो वो ऐसी जो पर्टिकुलर वो डिटेल्स जो है दैट आर नॉट शेयर्ड. ओके. And every time that draft is reviewed by the team members, users, so that it comes up with a discussion and a conclusion ki whether that desired aspect is satisfied or not. Okay. So now we'll see certain symbols. So first is square. In DFD, square is a source or destination of a data. It is used to identify external entities like people, department, or certain unique identifiers. Okay. Then arrow shows the diagram, data, how that data is in movement. It identifies the flow. It shows that data is in motion now. Okay. It shows how that information will flow. Okay. So that arrow can have how the name, it can be a labeled one, ki how from which source to which destination the data will flow, or carry certain processes, or so carry certain, you can say, validations or restrictions. So where that data flows, it flows between the processes, from external entities to processes and processes to stores. External entities means people who will be using. It can be actual users, it can be students, it can be department level, it can be, you can say, subsections of that particular organization. So these all are external entities. Then circle represents a process which transforms in data into out data. Okay. So whenever I'm using a circle, it indicates what I'm using a process. And in that process, what will happen? That input data is transformed into output data. That output data might be a input to certain another process.
Okay, so this circle, it gives the information about what the process will do. Okay, generally it has the name of the process and it gives the information what the process will do. Now next is you need to store the data somewhere. So generally when you are developing a system, you are developing a system with respect to a data source or a data store or a database or a data warehouse. So there you need to represent that this particular data is moving towards data source or data store or certain variable or certain data warehouse. Then what you will do, you will use a open rectangle, that is a data store, and data will be stored here either on temporary basis or a permanent basis. Okay, so sometimes that data stores are also represented by tilted lines. Okay, and the use, or you can say the reference of that data name, is mentioned over there in the form of contents. So now here you can see, for example, customer is represented in square. It is an external entity. So when customer gives the order, so depending upon the order, the data will flow. So this customer order will be the label on that particular flow of data. Then compute, pay, and make the payment. Okay, so this is like two processes that are enclosed here. Then in data warehouse, the data will be either stored or permanently or temporarily. So for example, you can see over here, a customer is requesting something. So on his request, he is purchasing some things, some goods. Okay, so from where that info, suppose he has gone to a mall and there he is purchasing 5 pen, 5 biscuits, 5 writing boards. Okay, 3 items it is he that particular person is purchasing of 5 quantity each. Okay, so now when that customer brings the trolley to the billing counter, what will happen? There the bill is computed. So they scan the QR code over there. Okay, that mechanism comes under the process. But from where they get the information? They get the information from some item info file. That item info file might be having certain information, that what is that item number, what is that item name, what category it is. All that information comes from that item info file. Okay, so while computing a bill, it fetches the information from item info file. Okay, after that quantity is added in the bill, it should be decreased or minus out from the inventory, so that while computing, it should not show that suppose there are 100 pen and if I am consuming 95 pen, so how much should be remaining in the inventory? 5 pen. So that should be also updated. So you can see that when the information is fetched from item info file, it should be updated to the master inventory file at the same time. Okay, so these all transactions can be done through compute that total bill in a process. Okay, so now once the compute bill is generated, now it should generate an invoice, and to whom that invoice should be passed on? To the customer. Okay, so after computing this bill, the invoice is passed to the customer. So here, just by looking at the diagram, you can just get the complete working of that system. So this is data flow diagram. Okay. Now next we will see data element dictionary. Now what data element dictionary is? Suppose I want to have a communication with you. Okay. So my set of words and your set of words should be referred with the same dictionary. Then only we can have a proper communication. Otherwise क्या होगा?
मैं कोई और लैंग्वेज में या कोई और लैंग्वेज के वर्ड्स यूज कर रही हूँ और आपको वो लैंग्वेज नहीं पता है, तो कम्युनिकेशन नहीं होगा। और कम्युनिकेशन हुआ भी तो हर एक का इंटरप्रिटेशन बहुत अलग हो सकता है, एंड दैट कैन कॉज मिस और कोलैप्स ऑफ दैट सिस्टम। सो क्या होगा कि अगर मुझे या सबको जो भी सिस्टम में है उनको अगर सेम डिक्शनरी अगर हम फॉलो करते हैं, तो हर एक को क्लियर रहेगा कि व्हाट आर द एक्रोनिम। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यूज किया वर्ड सीसी या बीसीसी, सो या आईटी या एआई या पीसीआई। तो अब क्या हो रहा है, अगर मेरा कॉन्टेक्स्ट और आपका कॉन्टेक्स्ट सेम है और हमने उसके जो एक्सपांडेड फॉर्म्स है वो सेम फॉलो किए, तो आपको भी क्लियर रहेगा कि व्हाट वर्ड आई एम यूजिंग। एम आई यूजिंग एआई एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और एम आई यूजिंग एआई एज एडमिशन इन चार्ज? दोनों अलग चीजें हैं। सो अगर मैं जिस सिस्टम पे काम कर रही हूँ, मेरा बनाया हुआ वर्ड सेट और आपने जो यूज करना है वो वर्ड सेट अगर हमने सेम यूज किया, तो कहीं पे भी कोई एम्बिग्विटी नहीं रहेगी। ओके, सो दैट्स व्हाई अ डीईडी इज डेवलप्ड। सो डीईडी हेल्प्स एज अ रेफरेंस टूल so that there is no misunderstanding regarding the exact meaning of data elements or data items, the smallest unit of our system. Okay, so it takes care of कि एक चीज का ना एक ही मीनिंग निकले, एक ही वेरिएबल का एक ही वैल्यू निकले, कहीं पे भी एम्बिग्विटी नहीं रहे, राइट? प्लस DD is a repository of information on data elements so that आप जब भी वो चीज को रेफर करो तो यू गेट द कंप्लीट डिटेल्स ऑफ दैट पर्टिकुलर वर्ड। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल डिस्क्रिप्टर्स हम यूज करते हैं। अब ये डिस्क्रिप्टर्स में क्या होता है, दे आर द टाइप एंट्रीज ऑन पेपर्स, द यूनिक रिक्वायरमेंट्स एंड लिमिटेशंस ऑफ द सिस्टम अंडर डेवलपमेंट कैन टेक इनटू अकाउंट व्हेन डिसाइडिंग द फॉर्मेट ऑफ एंट्रीज। लाइक नाम क्या है, डेफिनेशन क्या है, सोर्स क्या है, डेरिवेशन रूल क्या है। फॉर एग्जाम्पल जैसे एवरी डेटा एलिमेंट नीड्स अ नेम। ओके, सो इफ आई एम मेंटेनिंग दैट नेम, जैसे मैंने एवरेज के लिए एवीजी यूज किया या सम के लिए एसओ एमई के जगह एसयूएम यूज किया, तो इट इज यूनिक एंड अनएम्बिगुअस। बट अगर मैंने कहीं लिए ऐसा लिया फ्लैग, तो अब फ्लैग का मीनिंग क्या है? उस पर्टिकुलर रेफरेंस में अगर मुझे क्लियर है कि फ्लैग इज यूज्ड एज अ टॉगल वेरिएबल, देन इट्स ओके, देन इट इज क्लियर। बट अगर कुछ यहाँ पे एम्बिग्विटी आती है कि फ्लैग मीन्स व्हाट, तो उस समय फिर फ्लैग यानी जो एक्चुअल हम लोग फ्लैग फहराते हैं वो वाले कंसर्न में आप बात कर रहे हो क्या, या कहीं टैगिंग करना है उसके कंसर्न में बात कर रहे हो क्या? तो वो चीजें यहाँ पे हमको बहुत क्लियरली मेंशन करनी होती है। सो एवरी डेटा एलिमेंट नीड्स अ नेम दैट शुड बी यूनिक, अनएम्बिगुअस एंड इजी टू यूज एंड रिमेम्बर। Plus, it should be logical and meaningful. You can give any name, but it should be logical and meaningful. If it is there, then it is very easy for the developer, for the programmer, for the user, for the system maintenance people, for the testers, for the analyst to have a one meaning of that particular one and the same meaning for that particular name. Then next is definition. What is the meaning of that particular data element? Example of practical application of data element may be included in definition while to add the clarity. Like I'm using AVG as a name. So there I will use AVG will in the definition I will write. It will compute the average of 5 members or all the elements in the system. Okay, so it is clear that
एवीजी नाम का जो वेरिएबल है या एवीजी नाम का जो एलिमेंट मैंने स्टोर किया हुआ है, उस एवीजी का काम क्या है? इट इज मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर डेफिनेशन। ओके, नेक्स्ट कम्स, ये डेटा आएगा कहाँ से? एवीजी के लिए काम करने के लिए, एवीजी आने के लिए डेटा कहाँ से आएगा, या एवीजी खुद कहाँ से आएगा? सो इट इज कम्स अंडर सोर्स। इफ अ डेटा एलिमेंट इज रॉ डेटा, then the organization group responsible for generation of data should be mentioned। कहाँ से एक्चुअल डेटा आएगा? जब आप जैसे अभी आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म आप भरते हो, तो सबसे पहला वाला प्री प्रोसेस डेटा कहाँ से आता है? आप जो भी एंट्री वहां से करते हो आपके एडमिशन फॉर्म में, दैट इज द सोर्स। ओके, सो इट शुड बी क्लियर कि इनपुट कौन देने वाला है। So it is, if it is estimated, the person or the group of people responsible for the estimation should be identified। Who will take the note of it कि इन्होंने डेटा भरा है नहीं भरा है, प्रॉपरली इनपुट आया है नहीं आया है, all that is comes under source। Who is responsible for the data? Next is derivation rule। How if data is derived, जैसे आपका एडमिशन का डेटा आने के बाद उससे आपका फी रिसीट जनरेट होता है, तो कहाँ से डेटा आया, कितना आया, किसका आया, कब आया, ये सारा डिराइव करना है आपको, तो वो भी वहां पे मेंशन करना रहेगा इन द फॉर्म ऑफ अ डेरिवेशन रूल। ओके, so if data is derived, the derivation rule should also be specified in the D8। फिर कौन से यूनिट में हम काम करेंगे, क्या क्या मेजर ऑफ, जैसे हम लोग सपोज सेंटीमीटर में काम कर रहे हैं, या किलोज में काम कर रहे हैं, या मार्क्स है तो नंबर्स में काम कर रहे हैं, उसका कितना विड्थ होना चाहिए फील्ड का, कितने जगह तक के वो स्टोर रहेगा, हार्ड डिस्क पे है तो कितनी जगह अवेलेबल है उसको स्टोर करने के लिए, तो इनिशियली वो वेरिएबल कितने कैपेसिटी का होना चाहिए, किस फॉर्मेट में होना चाहिए, अगर उसमें वैलिडिटी है तो वो वैलिडेशंस क्या क्या लेवल पे चेक होने चाहिए। ठीक है, अगर आपको उसको पर्टिकुलर इसमें कोई आइडेंटिफिकेशन क्रिएट करवाना है, तो हाउ यू विल क्रिएट दैट आइडेंटिफिकेशन, कि उसको एक जैसे अभी हम अगर एरर का बना रहे हैं डीईडी, तो आप ऑब्जर्व करोगे कि जैसे मैं लिख रही हूँ 404 एरर, तो 404 इज व्हाट, इट इज द आइडेंटिफिकेशन। 404 से समझ में आ जाएगा कि वो कौन से नाम का एरर है, उसका क्या डिस्क्रिप्शन है, उसके ऊपर काम करना है तो क्या वैलिडेशन रूल्स होंगे, उसका आउटपुट या पर्टिकुलर क्या रेस्ट्रिक्शंस है, वो कौन से फॉर्मेट में आने चाहिए, all those things are mentioned like that। Okay, so this all comprises of a data element dictionary।